वैसा है ना। चलिए, हाँ डीआरडीओ में आया हुआ है रिजेक्टेड कैंडिडेट का। रिजेक्टेड कैंडिडेट का मतलब क्या है कि एक लोग मल्टीपल फॉर्म्स अगर भर दिए हैं तो जो लास्ट वाले फॉर्म है उसको अपलोड कर लिया गया है। ठीक है, अगर कोई मल्टीपल फॉर्म भरा गया है तो उसमें लास्ट वाला फॉर्म को अपलोड किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें मल्टीपल रिजेक्शन का लिस्ट एक बार आ गया है। अगर कोई जेन्युइन मतलब आपको लगता है कि नहीं ये कारण गलत है तो उसको आप देख लीजिए और उस पर अभी क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि हमारा नहीं नहीं ऐसा हमारा क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, तो अब हम तो लोग आगे बढ़ते हैं चीजों को आगे। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे जिसकी वजह से ग्रीन से व्हाइट किया गया, तो अब तो सफेद हो गया ना आपका। चलिए, मल्टीपल अप्लाई कर नहीं नहीं मल्टीपल अप्लाई नहीं करना था, करना एक ही था जिनने मल्टीपल अप्लाई कर दिया है। जैसे मान लो किसी ने हाई स्कूल का रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ पहले में गलत किया, तो जब गलत किया तो गलती सुधार आंदोलन, तो गलती सुधार आंदोलन में उन्होंने क्या किया, दूसरा फॉर्म भरा, दूसरी ईमेल आईडी से भरा। उस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो आपने लास्ट में फॉर्म सब अप्लाई किया, उसी को जो लास्ट में आपने फॉर्म भरा उसी को कंसिडर किया गया और जो पहला फॉर्म था वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर हुआ देवेन जी? अब तो क्लियर है ना ये क्या बातें थी। तो जो रिजेक्शन लिस्ट आया है वो मल्टीपल फॉर्म। और अच्छा एग्जाम कब तक है? तो ठीक है, एग्जाम मान के चलिए नेक्स्ट ईयर में ही हैप्पी न्यू ईयर होगा। एग्जाम आपका हमेशा नेक्स्ट ईयर में हैप्पी न्यू ईयर होगा। इस ईयर मुश्किल है क्योंकि अभी रिजेक्शन लिस्ट आया है, इसमें चैलेंज होंगे। तो अक्टूबर तो ऐसे बीत गया, फिर नवंबर दिसंबर में इधर काफी एग्जाम्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपका एसएससी जेई, इसरो और उसी बीच में आपका मेट्रोलॉजिकल एक हैदराबाद का भी एग्जाम है। तो मल्टीपल एग्जाम्स लगे हुए हैं तो उनको स्लॉट मिलना बड़ा मुश्किल होगा, फॉर्म भी बहुत लोग भरे हैं, तो इसलिए कम से कम जनवरी फरवरी में होगा एग्जाम, ये क्लियर। और सीबीटी 1 अभी हम पैरेलल में सीबीटी 2 की तैयारी चल रही है, और जैसे चीजें नजदीक होंगी और भी तेजी से और भी क्लासेस बढ़ाई जाएंगी। अभी हम जोर सीबीटी 1 पर ज्यादा है, 3 क्लासेस नॉनटेक की चल रही है आपकी, तो सीबीटी 1 पहले आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, पैरेलल में सीबीटी 2 चल रहा है। ठीक है, हाँ सीबीटी 1 आपका जनवरी फरवरी में जाएगा, सीबीटी 2 उसके बाद होगा। रिजल्ट जब आएगा तो 2-3 महीने का लगभग समय मिलेगा। ठीक, अब तो क्लियर है ना, आगे बढ़ सकते हैं अब तो अब बताइए, आज की क्लास वैसे भी काफी डिले हो गई। ठीक ठीक, और आप क्या है कि आप अपना देख लीजिए, आपका रोल नंबर उसमें नहीं है, आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं है, बात खत्म हो गई। जो आपके रिजेक्शन लिस्ट आई है उसमें आपका नहीं है एनरोलमेंट नंबर, तो खत्म। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस और स्टिफनेस एंड रिजिडिटी पर बात चल रही थी। कल यहीं पर छोड़ा था, एक बार कंफर्म करिए, कल स्टिफनेस और रिजिडिटी पर ही छोड़ा था ना, स्टिफनेस की ही बात हो रही थी कल। देवेन जी आप बताइए एक बार, कल स्टिफनेस पर ही हमने छोड़ा था जी, बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग का स्टिफनेस के लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? अगर स्प्रिंग का स्टिफनेस के लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या है? तो आपको ये पता होगा कि अगर हम एफ बल लगाएं तो इसमें क्या होगा, डेल्टा इलोंगेशन हो जाए। एफ बल लगाने से अगर डेल्टा इलोंगेशन हो जाए तो एफ इक्वल टू के डेल्टा के बराबर होता है, एफ इक्वल टू के डेल्टा के बराबर होता है, और के को लिख एफ अपान डेल्टा। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका कोई पूछे फिजिकल भाई क्या है, ऐसे फार्मूला तो हमें रटा ही हुआ है गुरुजी। तो एफ अपान डेल्टा, अब आप ध्यान सुनिएगा, के क्या बता रहा है, तो आपने कहा सर फोर्स अपान डेल्टा। अब इसमें दो बातें, अगर हम सेम डेल्टा, दो स्प्रिंग्स में सेम डेल्टा, दो स्प्रिंग, टू स्प्रिंग्स हैं, उसमें आप क्या चाहते हैं, सेम डेल्टा चाहते हैं, सेम डेल्टा, तो जिसमें एफ ज्यादा लगाना पड़ेगा, डेल्टा क्या है सेम, जिसमें एफ ज्यादा उसका के ज्यादा, उसका के भी ज्यादा, उसका के भी क्या होगा ज्यादा। मतलब क्या कि सेम डिफॉर्मेशन करने के लिए अगर आपको लोड ज्यादा लगाना पड़ा, इसका मतलब है कि उसकी स्टिफनेस, उसका कड़ापन ज्यादा है। फिजिकल अगर आपको याद करना हो तो आप एक पेन का कोई स्प्रिंग ले लीजिए, उसको खींचे,
और एक आप कहीं रेलवेज का या फिर कहीं का सॉकर का, बाइक का, कहीं का भी स्प्रिंग ले लीजिए, उसको खींचना कठिन होगा। तो सेम डिफॉर्मेशन के लिए एफ ज्यादा तो के ज्यादा, या फिर दूसरे तरीके से कि सेम एफ के लिए हम सेम ताकत लगाएंगे, बल समान लगाएंगे उस समय जिसका डेल्टा कम, जिसका डेल्टा क्या कम, उसका के ज्यादा, उसका के क्या हो गया ज्यादा है। तो अगर आप इक्वल या कांस्टेंट फोर्स लगाएं दो लोगों पर, जो जिसमें डिफॉर्मेशन, जो झुकेगा नहीं, मतलब तो जो झुकेगा नहीं, जिसका के कम, डेल्टा कम, उसका के ज्यादा, ये बात हो गई थी। अब इसी में एक बात, रिजिडिटी की बात हुई थी। रिजिडिटी का उल्टा, रिजिडिटी का उल्टा क्या होगा? तो रिजिडिटी का उल्टा इनवर्स जो होगा वो आपका क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपको शायद बता चुके हैं, या इसी को फ्लेक्सिबिलिटी के बजाय फ्लूइडिटी। रिजिडिटी का इनवर्स क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी या फिर फ्लूइडिटी। क्लियर? एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन एक एक करके शुरू कर रहे हैं। पहला केस आया कि कोई एक आपके पास बार है, इस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस पर आपने पी लोड लगाया और इसका लंबाई एल से बढ़कर कुछ एल प्लस डेल्टा हो गया। कुछ क्या हो गया? एल प्लस डेल्टा हो गया। लंबाई कितनी बढ़ गई? एल प्लस डेल्टा। किसकी वजह से? पी लोड की वजह से। तो अगर हम आपसे पूछें पहला क्वेश्चन कि स्ट्रेन कितना होगा, तो स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस कितना होगा? तो स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया। अब हुक को याद किए तो हुक ने क्या बताया? कुछ आसान चीजें। हुक ने क्या बताया? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब क्या है? P अपॉन ए इक्वल टू ई इंटू डेल्टा बाई एल। यहां से क्या आया? यहां से आया डेल्टा इक्वल टू, यहां से क्या आया? डेल्टा इक्वल टू, यहां से आएगा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा इक्वल टू आएगा पी एल अपान ए ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, जनरली लोग इसको याद ही रखते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू पी एल अपान ए ई, या फिर पी अपान डेल्टा इक्वल टू ए ई बाई एल। पी अपान डेल्टा इक्वल टू ए बाई एल, सब लोग इसको याद रखिएगा। फिलहाल डेल्टा इक्वल टू पी एल अपान ए, सब लोग रट लिए। ये क्या है? रटने से कोई फायदा नहीं। हर एक फार्मूले की लिमिटेशन, उसकी औकात पता होनी चाहिए। तो डेल्टा, अब औकात, तो ये क्या है? डिफॉर्मेशन। ये क्या है? डिफॉर्मेशन। पहली बात। P क्या है? P है आपका लोड। P, और लोड तो कई तरीके के होते हैं। तो लोड में कौन सा लोड? एक्सियल लोड। कैसा लोड? एक्सियल। टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो। L क्या है? L है लेंथ। L क्या है? लेंथ है। A क्या है? A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। और E क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब ये सारी बातें आप समझ गए, बहुत आसान था। डिफॉर्मेशन अगर P लोड किसी L लंबाई के मेंबर पर, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, उस पर लगाइए, तो डिफॉर्मेशन इक्वल टू PL अपान AE। ये सब लोग जान गए। अब लिमिटेशन। लिमिटेशन पहली बात कि ये लंबाई में परिवर्तन के लिए फार्मूला है। क्या उस समय डायमीटर में चेंज नहीं होगा। उस समय डायमीटर में जो चेंज होगा उसके लिए फार्मूला नहीं है। ये आया कैसे? ये फार्मूला आया कैसे? ये फार्मूला आया है हुक्स लॉ से। ये फार्मूला कहां से आया है? हुक्स लॉ से। और हुक्स लॉ की वैलिडिटी क्या है? हुक्स लॉ की वैलिडिटी क्या है? हुक्स लॉ कब वैलिड है? तो पहली बात तो ये विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट अप टू क्या है? अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड है, पहली बात। तो ये है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। दूसरी बात, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए है। किसके लिए है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए है। बात समझ में आ रही?
जिस डायरेक्शन में लोड लगा है उसी डायरेक्शन के लिए वैलिड है। तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है हुक्स लॉ, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन तक वैलिड है, और लेटरल से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेटरल डायरेक्शन से हुक्स लॉ का कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, डेल्टा इक्वल टू पीएल अपान ए तभी वैलिड होगा, किसके लिए वैलिड होगा? लंबाई में परिवर्तन के लिए वैलिड होगा। पहली बात, ये डायमीटर से इस फार्मूले का कोई संबंध नहीं, तो लंबाई पर। तो दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्या अगर क्रॉस सेक्शन वेरी करे, अगर ये क्रॉस सेक्शन वेरी करे तो उस सिचुएशन में ये फार्मूला लगा सकते हैं क्या? अगर क्रॉस सेक्शन वेरी करे तो इस फार्मूले को क्या यूज कर सकते हैं? नहीं गुरुजी, अगर क्रॉस सेक्शन वेरी किया तो हर जगह स्ट्रेस ही नहीं सेम होगा, और जब स्ट्रेस सेम नहीं होगा तो हुक्स लॉ इसको फॉलो नहीं करेगा। तो कुल मिला के ये क्या है? लिमिटेशंस इसकी आप देखिए, लिमिटेशंस आपका क्या है कि यूनिफॉर्म ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब लंबाई के अलोंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट। अब इसका मीनिंग गुरुजी बताओ। तो देखिए, अगर ऐसे कोनिकल बार हो तो कोनिकल बार के लिए फार्मूला कहेगा ना मुन्ना ना, डेल्टा इक्वल टू पीएल अपान ए, ना मुन्ना ना। क्यों ना मुन्ना ना? क्योंकि हम कहां का ए ले गुरुजी? चकरा गए, कहां का ए ले? तो तुरंत कहोगे गुरुजी ये फार्मूला हमारे लिए तो ना है। अब किसके लिए है? जिसका ए कांस्टेंट हो, जिसका ए क्या हो? कांस्टेंट। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि डेल्टा इक्वल टू पीएल अपान ए में, तो ये भी ध्यान रखिए ये तभी वैलिड है जब पी क्या हो? पूरे लंबाई में लग रहा हो। पी क्या हो? पी भी आपका कांस्टेंट हो थ्रू आउट द लेंथ। जिस लंबाई तक हो उस लंबाई तक पी भी पूरी लंबाई में क्या हो? कांस्टेंट हो। तो पी इज द कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, पी भी पूरे क्रॉस सेक्शन में सेम। इसके लिए फार्मूला, और ए अगर लंबाई के अलोंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होता है तो उसी को प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रिज्मेटिक बार। इसी को क्या बोलेंगे? प्रिज्मेटिक बार। और प्रिज्मेटिक बार क्या होता है? क्वेश्चन आया। तो प्रिज्मेटिक बार कुछ नहीं गुरुजी, ऐसा कोई भी मेंबर, जैसे ये पेन है, इस पेन को प्रिज्मेटिक नहीं कह सकते क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन हर जगह बदल रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन हर जगह क्या है? बदल। लेकिन अगर आप सर्कुलर पेंसिल ले लीजिए तो पेंसिल में क्या है कि लंबाई के अलोंग कहीं भी काटो, कहीं भी काटो, कहीं भी काटो, एक कांस्टेंट सर्किल का एरिया मिलेगा। तो ऐसा कोई भी बार, ऐसा कोई भी मेंबर जिसका लेंथ के अलोंग क्रॉस सेक्शन क्या हो? कांस्टेंट हो, उसको प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। मतलब क्या है कि डेल्टा इक्वल टू पीएल अपान ए जो है वो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन के लिए है। मतलब क्या है? प्रिज्मेटिक बार के लिए। किसके लिए? प्रिज्मेटिक बार के लिए। तो ए कांस्टेंट होना चाहिए पूरी लंबाई के अलोंग, पी कांस्टेंट होना चाहिए, और ई भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ई कांस्टेंट का मतलब समझ पा रहे हैं क्या है? ई कांस्टेंट मतलब क्या है कि ये जो बार बने ये सेम मटेरियल का होना चाहिए। ये नहीं कि आधा किसी और मटेरियल का, आधा किसी और मटेरियल का, आधा प्लास्टिक है, आधा लकड़ी है, आधा कुछ और है, स्टील है। तो नहीं। कब? किसके लिए वैलिड? तो डेल्टा इक्वल टू पीएल अपान ए लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर पीएल अपान ए कहां लगाओ? जहां पर एक्सियल लोडिंग हो, एक्सियल लोड पी हो, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो? ए कांस्टेंट हो, जिसका क्या हो? जिसका इलास्टिक ई कांस्टेंट हो, सेम मटेरियल का बना हो। बात सही? जिसका ई कांस्टेंट मतलब क्या हो? सेम मटेरियल का बना हो, और जिसमें लोड पूरी लंबाई पर सेम हो। इसके लिए आप नहीं लगा सकते। अच्छा, इसका मतलब ये तो नहीं समझ गए, अगर मान लीजिए कोई मेंबर एल क्रॉस सेक्शन का है, वो और टाइप का ले रहे हैं, तो अगर ये एल क्रॉस सेक्शन का तब भी ये वैलिड है, पर हर जगह ये क्या होना चाहिए? हर जगह एल क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। यहां भी अगर पी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी वैलिड होगा, लेकिन हर जगह क्या होना चाहिए? जहां भी काटें, यहां पर अगर कट करें तो इसका मतलब ये मत समझिए कि क्रॉस सेक्शन आपका कुछ हो, जो भी हो वो पूरी लंबाई में सेम हो।
जो भी आपको मिले वो पूरी लंबाई में क्या मिले, सेम मिले। अगर आई सेक्शन मिल जाता है कहीं पर, अगर आपको आई सेक्शन, तो आई सेक्शन के लिए भी ये फॉर्मूला लग सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए कि ये आई सेक्शन पूरी लंबाई में होना चाहिए। ये आई सेक्शन क्या होना चाहिए, पूरी लंबाई में होना चाहिए, मतलब ए कांस्टेंट होना चाहिए, एकदम क्लियर। तो डेल्टा इक्वल टू पीएल अपान ए लगा सकते हैं, पी कांस्टेंट हो, ए कांस्टेंट हो, ई कांस्टेंट हो, और एल तो लंबाई है जो फिक्स ही होगा किसी एक क्वेश्चन में। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये बात? तो चाहे जब मत लगाइएगा, कोई अगर आपको ऐसा बार दे दे कि यहां पर ये रेक्टेंगल है और पीछे जाके ये थोड़ा और मोटा रेक्टेंगल ही हुआ, पर थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, मोटा हो गया, यहां पर जो बी है ये वाली बी ज्यादा है, तो क्या आपको इस वाले केस में अप्लाई कर सकते हो? नहीं, इसमें आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर जगह इसमें लंबाई, क्रॉस सेक्शन बदल रहा है। क्लियर? अब इसके लिए सोचा जाएगा, कुछ फॉर्मूला लगाया जाएगा। जैसे अब जैसे इसी में एक आपका सर्कुलर बार ही है, एक ऐसे सर्कुलर बार ही है, ऐसे यहां पी लगाए, आप प्रैक्टिकली सोचिएगा, एकदम एग्जांपल प्रैक्टिकल होना चाहिए। पी यहां लगाए, अगर इसको हम वेटलेस माने, इसको हम क्या माने, वेटलेस, तो कोई बात नहीं। वेटलेस अगर माने तो हर एक सेक्शन के पास जहां जाइएगा हर जगह पी से खिंचाव है, ये भी पी से खींच रहा है, ये भी पी से, मतलब ये हर जगह हर एक सेक्शन पी से खींच रहा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आप कहो गुरुजी एक ही मटेरियल है, एक ही मटेरियल, ए भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, पी लगाए यहां पर, तो क्या इसमें डेल्टा इक्वल टू पीएल अपान ए लगा सकते हैं? डेल्टा इक्वल टू पीएल अपान ए लगा सकते हैं, हाँ अगर वेटलेस हो तो लगा सकते हैं, अगर वेटलेस हो तो लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह पी 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 लगेगा। पर अगर वेट हो, अगर वेट भी कंसीडर किया जाए, तो अब सोचिए, तुरंत गए गुरुजी इस वाले सेक्शन पे गए और ये वाला सेक्शन कह रहा है कि पी ही नहीं, इनका भार भी लटका है, पी के साथ साथ ये वेट भी इस सेक्शन को खींच रहा है, और किसी ने कहा नहीं हम ऊपर चले गए। यहां पर जब आप गए इस वाले सेक्शन पर गए, तब आप बताइए क्या इसके नीचे का पूरा वेट लटक रहा होगा कि नहीं? ये पूरा नीचे का लटक रहा होगा, मतलब पी के साथ साथ इतना वेट, तो क्या हर एक सेक्शन पर, आप ध्यान सुनिए, हर एक सेक्शन पर सेम लोडिंग है क्या? नहीं। और जब सेम लोडिंग नहीं है, इससे पूछे, कहा नहीं, ए इक्वल है, ई इक्वल है, एल फिक्स है, पर पी सेम नहीं है, ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा। अगर वेटलेस करें तो ये फार्मूला लग जाएगा, डेल्टा इक्वल टू पीएल अपान ए लग जाएगा। पर अगर इसमें वेट है तो भैया हर सेक्शन पर लोड अलग अलग होगा, तो हम इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात? अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर डेल्टा इक्वल टू कब आया पीएल अपान ए? डेल्टा इक्वल टू पीएल अपान ए तब आया जब क्या हो, पी कांस्टेंट हो पूरी लंबाई के अलोंग, ए कांस्टेंट हो पूरी लंबाई के अलोंग, और ई क्या हो, कांस्टेंट हो पूरी लंबाई के अलोंग, और पी आपका एक्सियल लोड हो, पी आपका क्या हो, एक्सियल लोड हो, तब ये चीजें लग गई। अब इसमें हमने ध्यान से देखा, तो P अपान डेल्टा जो आया वो आया ए बाई एल, या फिर P इक्वल टू आया ए ई बाई एल अपान ए बाई एल इंटू डेल्टा, और इसको हमने तुलनात्मक बात की K इंटू डेल्टा से। जब तुलना किए तो K ने बताया गुरुजी बहुत आसान बातें हैं, K बराबर हो गया ए बाई एल, और स्प्रिंग में K को क्या बोलते थे, स्टिफनेस बोलते। देखिए बहुत आसान तरीके से, क्या डेल्टा इक्वल टू पीएल अपान ए कठिन तरीके से बताया? नहीं, बहुत आसान है। सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन, जो हुक बाबा हमारे पुराने बाबा थे, हमें याद किए, हमें कान में बता के गए थे कि सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन होता है।
तो हमने सिग्मा की जगह पी अपन ए रख दिया और एप्सिलॉन की जगह डेल्टा अपन एल रख दिया, डेल्टा बराबर पी एल अपन ए ही आ गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए P इक्वल टू ए बाई एल इंटू डेल्टा आया। और जब ध्यान दिए तो स्प्रिंग, अरे हाँ, स्प्रिंग में फोर्स इंटू के, फोर्स इक्वल टू के डेल्टा होता था तुरंत। अच्छा के यही, अरे बप्पा के आया, क्या आया के क्या आया, तो के फॉर के है, के क्या है, ए बाई एल। और इसी को हम बोलते हैं स्टिफनेस, इसी को क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। तो एक्सियल स्टिफनेस क्या होता है, कोई अगर पूछे, कोई अगर आपसे पूछे एक्सियल स्टिफनेस क्या होता, कुछ नहीं होता गुरुजी। एक्सियल स्टिफनेस जो होता है, एक्सियल स्टिफनेस आपका जो होता है वो क्या होता है, बस समझते रहे, नोट्स आपको मिल जाएगा। ए बाई एल होता है, एक्सियल स्टिफनेस होता है ए बाई एल। क्लियर हो गया बात, याद रहेगा जिंदगी भर, एक्सियल स्टिफनेस ए बाई एल। अब इसी में लल्लू टाइप वाले क्वेश्चन आए। अगर दो मेंबर्स लेके आए आपके सामने और दोनों का ए और एल समान है, दो मटेरियल लाए, दोनों को सेम क्रॉस सेक्शन है, दोनों की लंबाई भी सेम है, बराबरी का मौका, ए भी सेम दिए और एल भी सेम दिए, किसका स्टिफनेस ज्यादा होगा, उसका ज्यादा होगा जिसका ई ज्यादा होगा। स्टिफनेस उसका ज्यादा होगा जिसका ई ज्यादा होगा। इसलिए शुरू से ही बताए जा रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टिफनेस को बताता है, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है उसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है, उसकी डिफॉर्मेशन विरोध करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, उसको झुकाना कठिन है, उसकी रिजिडिटी ज्यादा होती है। बात समझ में आ गया? एक बार बताइए, अगर आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है तो जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है उसका स्टिफनेस ज्यादा है, उसको डिफॉर्मेशन रेजिस्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहां से मिलता है गुरुजी? अरे हाँ, स्लोपोवा। अच्छा हाँ, किसमें? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का इनिशियल स्लोप ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। क्लियर हुआ? तो जिसका स्लोप ज्यादा, अगर ऐसे 3-4 ग्राफ बना दें, ऐसे किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ऐसे तुम कौन 1 2 3 कौन ज्यादा स्टिफेस्ट है, सबसे ज्यादा स्टिफ कौन है, सबसे ज्यादा स्टिफ कौन है 1 2 3 में? कौन, आप लोग बताइए, 1 2 3 में सबसे ज्यादा स्टिफनेस किसकी है? 1 2 3 में स्टिफनेस किसका? तो स्टिफनेस के लिए आपको ई के बारे में जानना पड़ेगा। जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है उसकी स्टिफनेस ज्यादा है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इनिशियल स्लोप। तो इसका ये θ1, इसका ये θ2 और इसका ये θ3। और यहां पर 3 का स्टिफनेस सबसे ज्यादा और 1 का स्टिफनेस सबसे कम। वेरी गुड, वेरी गुड देवेन जी, बहुत बेहतरीन। आप रेगुलर क्लास भी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। अब एक लल्लू टाइप के क्वेश्चन, एक्सियल स्टिफनेस क्या होगा? तो किसी ने भी, ये तो कोई भी बता दिया, एक्सियल स्टिफनेस इक्वल टू हो गया ए बाई एल। अब हम आपसे कह रहे हैं कि किसी बार का, देखिए दो तुलनात्मक बातें, कि दो बार लेके आए, दोनों बार का ई अलग अलग था पर ए और एल दोनों सेम था। तो ए और एल सेम था तो ई जिसका ज्यादा उसका स्टिफनेस ज्यादा, उसका स्टिफनेस ज्यादा। अगर ई ज्यादा तो स्टिफनेस ज्यादा, क्यों? क्योंकि ए बाई एल अगर हम कांस्टेंट ले लेते हैं। अब एक ही मटेरियल का, मटेरियल एक ही है, वन मटेरियल है, मटेरियल एक ही है, पर एक ही मटेरियल में, अच्छा आप अपने से भी फील करिए, अगर हम आपको एक बड़ा सा रॉड दे दे, खूब बड़ा सा, क्रॉस सेक्शन वही है, लंबाई ज्यादा, और एक छोटा सा रॉड दे दें, एक क्या दे दें, छोटा सा, मोटाई वही है, मोटाई वही है, तो आप बताइए किसको डिफॉर्म करना आसान होगा? अगर एक बड़ा सा रॉड है उसी मटेरियल का, मटेरियल भी सेम है, एक ही मटेरियल का एक बड़ा रॉड है जिसकी लंबाई ज्यादा है और एक की लंबाई कम है, डायमीटर भी वही है, सब कुछ सेम है, तो किसको झुकाना आसान होगा, किसको खींचना आसान होगा?
छोटे वाले बड़े वाले को, स्मॉल की लार्ज। आप बताइए देवेंद्र जी, स्मॉल को खींचना आसान होगा कि लार्ज को? तो लार्ज वाले बड़े वाले को खींचना बहुत आसान होगा। बड़े वाले खींचना क्या, आप खुद ही छोटे वाले को तो ग्रिप ही कर नहीं पाओगे, तो इसको खींचना आसान, मतलब ये डिफॉर्मेशन को कम रेजिस्ट कर रहा है और ये डिफॉर्मेशन को ज्यादा। और अगर फार्मूले मैथमेटिक्स बाबा से पूछें तो मैथमेटिक्स बाबा कहते हैं लंबाई बढ़ाने पर स्टिफनेस घटती है, लंबाई बढ़ाओगे स्टिफनेस घटेगी। स्टिफनेस क्या होगी, घटेगी। और स्टिफनेस घटेगी मतलब क्या होगा कि स्टिफनेस जब घटेगी तो आपको क्या डिफॉर्म करना आसान होगा। अब अगर लंबाई बढ़ाते तो स्टिफनेस घटती। दूसरा, हम डायमीटर इतना ही बड़ा लें पर मोटा ले लें, इतना ही बड़ा ले लें पर क्या ले लें, मोटा। तो जब डायमीटर बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ जाएगा। भाई इस एरिया के अंदर ही एरिया ही क्या है, π/4 d स्क्वायर। तो जब डायमीटर बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा, और जब एरिया बढ़ जाएगा तो स्टिफनेस बढ़ जाएगी। तो डायमीटर बढ़ाने पर स्टिफनेस जो होता है वो भी बढ़ता है। डायमीटर बढ़ाने पर स्टिफनेस बढ़ता है, मतलब मोटे रॉड को डिफॉर्म करना बहुत ही कठिन है। एक दो बातें ऐसे भी आ जाता है कि डायमीटर डबल कर दे, अगर डायमीटर डबल कर दे तो स्टिफनेस कितने गुना हो जाएगी। देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करना है कि एक समझ पैदा करनी है। क्वेश्चन डबल नहीं, कल को ट्रिपल भी आएगा और हाफ भी आएगा, बस समझ रखना है। स्टिफनेस क्या हुआ सर, A/L हुआ। स्टिफनेस क्या हुआ, A/L हुआ। अब आपने कहा सर ए के अंदर तो डायमीटर है, तो जब डायमीटर डबल करते हैं तो स्टिफनेस 4 गुना हो जाएगा। ट्रिपल करेंगे 9 टाइम्स हो जाएगा। और अगर लंबाई डबल करते हैं तो स्टिफनेस हाफ हो जाता है। और अगर डायमीटर डबल और लंबाई डबल, दोनों डबल कर दे, सारे डायमेंशंस डबल करते, डायमीटर भी डबल लंबाई भी डबल। क्यों, ई पर क्यों गुरुजी क्यों नहीं सोच रहे हो? अगर डायमीटर डबल ट्रिपल कर रहे हैं, मटेरियल तो नहीं बदल रहे हैं, मटेरियल नहीं बदल रहे, ई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए और एल पर ही को सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो जब डायमीटर डबल और लंबाई डबल दोनों डबल करते हैं तो डायमीटर की वजह से 4 गुना बढ़ेगा और लंबाई की वजह से 2 गुना घटेगा, तो ओवरऑल 2 गुना ही बढ़ेगा। ओवरऑल क्या होगा, 2 गुना ही बढ़ेगा। कल को कुछ भी आ सकता है, आधा डबल ट्रिपल, इसको किए उसको किए, कोई दिक्कत नहीं, सब आसान है, सब आसान है। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा। इफ लेंथ इंक्रीजेज तो क्या होगा, स्टिफनेस डिक्रीजेज। इफ डायमीटर इंक्रीज स्टिफनेस इंक्रीजेज। डायमीटर बढ़ाने पर स्टिफनेस बढ़ता है। और फीलिंग भी हमारे अंदर गुरुजी है, लंबा लोगे तो आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा, मोटा लोगे तो कठिनाई होगी डिफॉर्म करने में। ठीक है, तो ये तो फीलिंग भी है। तो एक्सियल स्टिफनेस ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब है। एक्सियल स्टिफनेस क्यों कहोगे गुरुजी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए आप बताए नहीं। अरे यार हम एरिया बोल रहे हैं तो डायमीटर आपको दिमाग में घुसना चाहिए ना। एरिया जो है सर्कुलर होगा तो π/4 d स्क्वायर होगा, अगर ये रेक्टेंगुलर होगा तो b/h होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एरिया कुछ भी एरिया निकालना तो आपको आना चाहिए ना। ट्रायंगुलर होगा तो 1/2 b/h होगा, ट्रायंगुलर होगा। अरे क्या ट्रायंगुलर नहीं हो सकता क्या, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, ऐसे ट्रायंगुलर भी बार हो सकता है, कैसे भी बार हो सकता है, हमें उससे क्या लेना देना। ऐसे ट्रायंगुलर इसको भी खींच सकते हैं, कोई भी बार हो सकता है, इसको भी पी से खींच सकते हैं। इसका एरिया 1/2 b/h। अब इसी में कह दे कि अगर हम बी डबल कर दे, अरे भाई बी डबल करोगे स्टिफनेस डबल हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। बी डबल करोगे एरिया डबल होगा, एरिया डबल होगा तो स्टिफनेस डबल होगा। अब सारे केसेस आप सोचिए इनफाइनाइट केसेस हो सकते हैं, बस इतनी सी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए।
ठीक है, कल मत कहिए कि ऑब्जेक्टिव गुरुजी बहुत हलवा लग रहा है, बहुत आसान, क्योंकि यही सब हलवा करते रहेंगे कि ट्रायंगुलर सेक्शन की हाइट और विड्थ दोनों डबल कर दे, हाइट को आधा विड्थ को डबल कर दे तो स्टिफनेस क्या होगा। तो कुछ भी आ सकता है यार, कुछ भी, हमें उससे नहीं मतलब। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सियल लोड में एक्सियल स्टिफनेस, ऐसे जब आप बेंड कराओगे, जब आप किसी मेंबर को क्या कराओगे, बेंड कराओगे, क्या बेंड करोगे, एम मूवमेंट लगाकर, एम बेंडिंग मूवमेंट लगाकर ऐसे बेंड किए, तो जब बेंड कराओगी तो उसमें भी स्टिफनेस होगी, वो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस होगी, जिसका हम डेरिवेशन कराएंगे। फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, इसका डेरिवेशन भी कराएंगे, परेशान ना होइएगा। तो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस बस कुछ नहीं होता यार, ए की जगह आई ई आई बाई एल, इसको आई ई लिखो या फिर ई आई बाई एल। फ्लेक्सुरल स्टिफनेस जो होता है बस क्या ए जैसे था वैसे ई आई बाई एल कर लोगे ना, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस होगा ए ई आई बाई एल, या आई ई बाई एल लिखो चाहे ई आई बाई एल, दोनों सही है। क्लियर है। अब अगर अलग अलग मटेरियल तो ई बदलेगा, सेम मटेरियल का अगर डायमीटर डबल कर दे, ध्यान रखिएगा यहां इसके अंदर डी की पावर 4 बैठा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर क्या बैठा है, डी की पावर 4, तो डायमीटर डबल करेंगे, एक्सियल स्टिफनेस तो 4 गुना होगा, डायमीटर डबल करेंगे एक्सियल स्टिफनेस 4 गुना होगा, पर फ्लेक्सर स्टिफनेस 16 गुना होगा भाई, डी की पावर 4 है, कितना होगा, 16 गुना होगा, क्योंकि आई के अंदर डी की पावर 4 घुस के अंदर बैठा हुआ है। एकदम मजा आ गया ना बात समझ के। तो ऐसे नहीं सोचोगे गुरुजी कौन सा पूछ रहे हो, सर एक्सियल पूछे 4 गुना, अच्छा बेंडिंग वाला पूछो, हाँ 16 गुना, डायमीटर डबल कर दिए तो, मतलब देखिए क्वेश्चन इतनी ज्यादा है, क्या करें, कुछ भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्सियल स्टिफनेस आप केवल बस सुनते रहिए, अभी नोट्स आपको अभी आज ही तुरंत भेजवा देंगे। एक्सियल स्टिफनेस जो हुआ वो ए बाई एल हुआ, और फ्लेक्सुरल स्टिफनेस जो हुआ वो ई आई बाई एल हुआ, और किसी ने टॉर्सनल ये दोनों डेरिवेशन बाद में कराएंगे, टॉर्सनल इसका तो अभी कराए हैं, ये होता है जी जे बाई एल, जी शियर हो गया, शियर मॉडुलस जी हो गया, और जो आई था वो जे हो गया, पोलर हो गया, आई जो था वो क्या हो गया, जे हो गया, पोलर। क्लियर हो गई बात, ई की जगह क्या हो गया, जे हो गया, जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई क्या है, सेक्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि डायमीटर डबल कर देने पर टॉर्सनल स्टिफनेस क्या होगा, सर जे में भी डी की पावर 4 बैठा है, जे में भी डी की पावर 4 बैठा है, पाई बाई 32 डी की पावर 4 होता है, आप पढ़े होंगे, सेक्शनल होता है पाई बाई 64 डी की पावर 4 होता है, तो इसके अंदर डी की पावर 4 बैठा है, अगर डायमीटर डबल करें तो एक्सियल स्टिफनेस, डी को डबल करने पर एक्सियल स्टिफनेस 4 टाइम्स होगा, एक्सियल स्टिफनेस क्या होगा, एक्सियल स्टिफनेस डायमीटर डबल करने पर एक्सियल स्टिफनेस कहेगा हम 4 गुना हो जाएंगे, ये कहेगा हम 16 गुना हो जाएंगे, और ये भी कहेगा हम 16 गुना हो जाएंगे, 16 टाइम्स हो जाएंगे, अगर सिर्फ क्या कर दे, डायमीटर डबल कर दे। क्लियर हो गई ना बात। तो अगर थोड़ा सा क्या करना कि 1 mm के बजाय 2 mm ले लो, तो उसको मोड़ना आपका बहुत ही कठिन, 16 गुना कठिन हो जाएगा। बस 1 mm वायर के बजाय 2 mm का वायर ले लीजिए, बस इतना डिफरेंस आता है। अगर 1 mm के बजाय 2 गुना करो तो उसको खींचना, एक्सियली खींचना, एक्सियली क्या खींचना जो होगा 4 गुना कठिन हो जाएगा। क्लियर, मजा आया एकदम से मजा आया ना। तो अगर सब चीजें समझ में आई तो थम्स अप करिए। क्वेश्चन लल्लू पल्लू घुमाते रहते हैं, लंबाई डबल कर दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लंबाई डबल कर दो सब आधे हो जाएंगे, लंबाई डबल कर दे और डायमीटर भी डबल कर दे, दोनों डबल कर दें तो एक्सियल वाला दुगुना बढ़ेगा और ये सब 8-8 गुना बढ़ेंगे।
क्योंकि 16 तो बढ़ते पर एल ने कहा कि 2 घटाएंगे तो सब डबल कर देने पर एक्सियल स्टिफनेस जो होगा दुगना होगा, फ्लेक्सुरल और टॉर्सनल स्टिफनेस 8 टाइम्स हो जाएगा। एकदम क्लियर होना, कोई दिक्कत नहीं। सबका एल मिटाऊ, क्या कहें, सबका एल मिटाऊ, सबकी लंबाई, मिटाऊ का मतलब ये नहीं शून्य कर दो, नहीं, सबकी लंबाई 1 ले लो। सबकी लंबाई क्या ले लो, 1। तो जब सबकी लंबाई 1 तो ऊपर ए ही बचेगा, नीचे यहाँ ई आई और यहाँ जीजे। तो जब लंबाई 1 लेते हैं तब जो स्टिफनेस होता है उसी को रिजिडिटी कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। यूनिट रिजिडिटी क्या है, कुछ नहीं गुरुजी, रिजिडिटी जो है यूनिट लेंथ का L बराबर 1, यूनिट लेंथ का क्या, स्टिफनेस, यूनिट लेंथ का स्टिफनेस ही रिजिडिटी कहलाता है। यूनिट लेंथ का स्टिफनेस ही रिजिडिटी कहलाता है। क्या होता है, तो अगर कोई पूछे एक्सियल रिजिडिटी क्या होगा, गुरुजी एक्सियल रिजिडिटी जो होगा वो कुछ नहीं, एक्सियल रिजिडिटी होगा A इंटू E। और अगर कोई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पूछे तो कुछ नहीं गुरुजी, EI। अगर कोई टॉर्सनल पूछे, कोई अगर आपसे टॉर्सनल पूछे तो कुछ नहीं गुरुजी, जीजे। कुछ नहीं गुरुजी, क्या हो गया, जीजे। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अगर लंबाई डबल करते स्टिफनेस आधी हो जाती है, पर रिजिडिटी का कुछ नहीं होता, क्योंकि रिजिडिटी यूनिट लंबाई का ही होता है। तो रिजिडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द लेंथ व्हाइल स्टिफनेस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द मटेरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, रिजिडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द लेंथ, स्वतंत्र है, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट रिजिड स्टिफनेस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल। पूरी बात क्लियर हो गई, एकदम मजा आया, बताओ एकदम बेहतरीन चीज है, मजा आया कि नहीं। तो रिजिडिटी जब भी, अब एक साथ इसलिए बताए हैं कि रटना आसान हो जाए, नहीं तो इसको एक एक करके हर बार डेराइव करेंगे। जैसे आप फ्लेक्सर पूछे तो EI बताएंगे, ऐसे टॉर्सनल पूछे जीजे बताएंगे, सब आपको रटाएंगे, परेशान नहीं होना है। पर अभी तो याद कर लो गुरुजी। तो अगर सारे ऐसे नहीं लिख के आएगा कि लंबाई डबल डायमीटर, अगर सारी डायमेंशन डबल कर दे, सारे का मतलब सारे कौन है, डायमीटर और लेंथ दोनों डबल कर दें तो स्टिफनेस में फर्क अलग पड़ेगा और रिजिडिटी में फर्क अलग। क्यों, क्योंकि रिजिडिटी सिर्फ डायमीटर से बदलेगा, रिजिडिटी का लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्टिव में खूब लल्लू टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, लल्लू टाइप, ये डबल वो डबल, कुछ नहीं, अरे सब हो जाएंगे यार, सब निपटा लोगे। टॉर्सनल कितना होता है, जीजे होता है। एक्स फ्लेक्सर कितना होता है, EI होता है। कर लोगे सब लोग। तो स्टिफनेस हम सब लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम सब लोग इसको ध्यान से देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम सब लोगों ने पढ़ा। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या हम पढ़े, जैसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन कल हो गया था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो गया, डक्टिलिटी भी हो गई और स्ट्रेंथ भी हो गया, उसका ब्रिटलनेस भी होगा, मेलेबिलिटी। मोस्ट मेलेबल मटेरियल सोना है, गोल्ड है। मोस्ट डक्टाइल मटेरियल प्लेटिनम है, इसको भी बता चुके हैं हम आपको। और नेक्स्ट अब आया स्टिफनेस एंड रिजिडिटी। तो स्टिफनेस एंड रिजिडिटी क्या है ये सब बता चुके हैं। लेड जो है वो मैलिएबल तो है बट डक्टाइल नहीं, तो कोई भी मैलिएबल मटेरियल हो सकता है कि डक्टाइल क्या कहते हैं, मैलिएबल हो पर डक्टाइल ना हो। लेड के बारे में बात, इट इज डिफाइंड, क्या डिफाइंड, स्टिफनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। तो स्टिफनेस एक ऐसी क्षमता है, ऐसी एबिलिटी है जिससे हम बाह्य बल के कारण डिफॉर्मेशन का विरोध करते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर action of external load. It is the property of material by virtue of which material opposes the deformation produced by
लोड। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। किसका अपोज कर रहा है, डिफॉर्मेशन का। अपोजेज द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाई लोड। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे K इक्वल टू P अपान डेल्टा या P इक्वल टू K डेल्टा। K क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। K इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और इसमें सिग्मा इक्वल टू E एप्सिलॉन हमने उससे लगाया, तो उसी से आगे बात निकल के आई। क्या निकल के आई कि F अपान डेल्टा इक्वल टू ए बाई एल, जहां पर स्टिफनेस क्या आया, K इक्वल टू आया ए बाई एल और E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो K इज प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। K इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, E पर डिपेंड करेगा, A पर डिपेंड करेगा और L पर, और L जो है वो D पर, डायमीटर पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखिए इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है K और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। स्टिफनेस, ये सारी चीजें आपको दिख भी रही हैं। आगे बता रहे हैं हार्डनेस। तो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम आपको हार्डनेस कल कराएंगे। हार्डनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रॉपर्टी है। आज के लेक्चर के बारे में आपको जो भी समझ में आया जैसा या जो भी डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है देवेन जी, आज कैसा लगा लेक्चर, इसके बारे में बताइए। और शिवांगी चौधरी और प्रिया जी, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर क्लासेस करें। अगर ऑन टाइम नहीं कर पा रहे तो डेली आप शाम तक उस क्लास को कंप्लीट कर लिया करिए। और देवेन बताएं, क्वेश्चन पहले चैप्टर का आपने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सब लोगों ने। तो कल बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी हार्डनेस। क्या होगा, हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, कठोरता की बात करेगा। तो आज की क्लास आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इससे छोटे छोटे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर, फार्मूला पूछेगा ए बाई एल, किस पे क्या डिपेंडेंसी, कौन किसके प्रोपोर्शनल, ये भी एक क्वेश्चन। डबल करें ट्रिपल करें तो क्या हो जाएगा, ये भी अपने आप में क्वेश्चन। तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, किसका स्लोप ई ज्यादा कम तो क्या होगा। ठीक है समझ में। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर ली देवेंद्र जी। देवेंद्र आप बताओ, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सीरीज हमने भेजा है वो सॉल्व हो गया, नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, बदमाशी चल रही है। चलिए कल फिर पढ़ते हैं, अपना ध्यान रखिए। अच्छा नहीं किए, आज निपटा लेना किसी भी तरीके से, आज निपटाना। क्वेश्चन हम कभी भी करा सकते हैं, ठीक है। जिस दिन मूड था का वो उस दिन क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और बिना क्वेश्चन के यार थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन खूब करो, अभी एक साथ ही आपको 600-700 क्वेश्चन का भी सीरीज दे देंगे सोम का, टेंशन ना लेना, आज कर लूंगा। वाह भाई क्या बात। चलिए आज की क्लास कैसे लगी उसके बारे में बताएंगे। और ठीक है अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल हार्डनेस की बात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।